हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज़ रवि वर्मा। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 पार्ट नंबर 3 कंज्यूमर अवेयरनेस। दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम इस पार्ट के इंडेक्स पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इस पार्ट में आप लोग सीखेंगे कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में, उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है। इसके अलावा कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ होती है, उसके अधिकार और उसके कर्तव्य, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट को समझने से पहले अखबारों की कुछ हेडलाइंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे ये पता चलेगा कि कंज्यूमर वाकई में कितना परेशान है। सबसे पहली हेडलाइंस आपके सामने है। सेकेंड, थर्ड, यानी कि कई सारे ऐसे मामले आज भी कोर्ट में पेंडिंग है जिनका फैसला अभी तक नहीं आया है। लेकिन जब कंज्यूमर ज़्यादा परेशान हो जाता है तो कोर्ट भी हरकत में आती है, गवर्नमेंट भी हरकत में आती है। फिर कंज्यूमर के फेवर में फैसले आते हैं। तो उसकी भी डेडलाइन में आपको दिखाता हूँ जो हेडलाइंस बनती है यहाँ पर। देखिए, देश में अब ज़्यादा सुरक्षित होंगे ग्राहक, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके बाद में काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन आए थे जिससे कंज्यूमर को काफ़ी राहत मिली है। इसके अलावा 33 ईयर्स के बाद में उपभोक्ताओं को काफ़ी सारे राइट्स मिले हैं। नेक्स्ट हेडिंग, मध्य प्रदेश में सरकार सख्त मिलावटखोरी करने पर होगा आजीवन कारावास, यानी कि गवर्नमेंट ने एडल्ट्रेशन करने वालों पर भी अब सख्त कार्यवाही कर दी है। ठीक है, इनकी सज़ा भी काफ़ी बड़ी कर दी है। तो यहाँ पर फाइनल तौर पे ये कहा जा सकता है कि जितना कंज्यूमर पहले परेशान हुआ करता था, जितनी शिकायतें पहले पेंडिंग थी, अब वे काफ़ी रिजॉल्व होने लगी हैं और कंज्यूमर के फेवर में काफ़ी सारे डिसीजंस आ रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो चलिए अब हम समझते हैं कंज्यूमर मूवमेंट को और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों होता है? तो सीधा सा आंसर है, जब कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है, जब डिससेटिस्फेक्शन उसका बढ़ता चला जाता है, तो उपभोक्ता क्या करता है, उसके लिए आंदोलन करता है। उसी को कहा जाता है कंज्यूमर्स मूवमेंट। अब देखते हैं कि ये डिससेटिस्फाई क्यों होता है। तो सबसे पहला कारण इसके सामने आता है लेक ऑफ फूड स्टफ। जब खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है तो उपभोक्ता परेशान हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम भी क्या हैं, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। जब हमारे सामने खाद्य पदार्थों की कमी होगी तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। हमें पर्टिकुलर उस कमोडिटी की आवश्यकता है, हम मार्केट में सर्च करते हैं लेकिन हमें वो नहीं मिल पाती है। तो वहाँ पर हम लोग क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। इसके अलावा होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग्स, इसी तरह की कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि आप लोग देखते हैं सिलेंडर वगैरह की कई लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनको इकट्ठा करके रख लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होर्डिंग्स ब्लैक मार्केटिंग के अंतर्गत आती है, जमाखोरी कहते हैं इसे, कालाबाजारी होती है। इसके अलावा अडल्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि मिलावट। कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज़ों में चीप क्वालिटी का मटेरियल मिलाकर मिक्स करके कंज्यूमर को सेल किया जाता है, जिससे नुकसान किसको होता है, कंज्यूमर को होता है, लेकिन सामने वाला अपने पूरे पैसे वहाँ पर ले लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे, इन तीनों पॉइंट्स में सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रहा है। ये तीनों प्रॉब्लम के अलावा और भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जिससे कंज्यूमर डिससेटिस्फाई है। ठीक है, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये क्रिएट होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। तो देखिए, इन ऑर्डर टू डील विथ सच प्रॉब्लम्स, सबसे पहली बार गवर्नमेंट ने इसके लिए 1955 में एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब ये एक्ट किस तरह की प्रॉब्लम्स से डील करता है? देखिए, ये एक्ट कंट्रोल करता है इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन पर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी प्राइसिंग और उनके सप्लाई पर। ठीक है, ताकि कंज्यूमर के पास में सही तरीके से इसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंच सके। ठीक है, उनका प्रोडक्शन अगर सही रहेगा तो कंज्यूमर के पास में वो सही तरीके से पहुंचेगी। उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा तो लोग जमाखोरी नहीं कर पाएंगे, ब्लैक मार्केटिंग उसकी नहीं होगी। उसकी प्राइसिंग अगर सही होगी तो कोई कंज्यूमर को चीट नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्राइसिंग फिक्स कर दी गई है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत। और उसकी सप्लाई बिल्कुल सही होना चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गवर्नमेंट ने 1976 में एक एक्ट और पास किया जिसका नाम था वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट, यानी कि नापतोल सही तरीके से हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 1 किलो का बाट रख कर वो आधा किलो ही सामान आपको दे रहा है। ठीक है, तो आप ही की लैंग्वेज में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वेट एंड मेजर एक्ट, ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था? सिस्टमेटिक तरीके से मेज़रमेंट किया जा सके, नापतोल बिल्कुल सही तरीके से हो, इसी के लिए इस एक्ट को गवर्नमेंट ने पास किया है ताकि कंज्यूमर को चीट नहीं किया जा सके।
इसके बाद में क्या हुआ, 1955 हो गया, 1976 कंप्लीट। अब इसके बाद में 1986 को, चलिए थोड़ा सा बिग स्क्रीन पर लाते हैं इसे। देखिए 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसे कोपरा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से फेमस है ये, कोपरा के नाम से। अब यहाँ पर देखिए इस एक्ट के जो मेन उद्देश्य हैं, मेन ऑब्जेक्टिव से वो क्या है, क्यों बनाया गया था इसे। देखिए टू डिसाइड द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स इमीडिएटली एंड टू मेक लीगल प्रोसीडिंग्स इजी, यानी कि कंज्यूमर के द्वारा की जाने वाली कंप्लेन पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाना, और जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, जो कानूनी कार्यवाही उसके ऊपर होती है, उसको बिल्कुल सरल तरीके से लिया जाना। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर कानूनी प्रोसेस में ही उलझ रहा है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही है, उसकी कंप्लेन वहीं पर अटकी हुई है। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ईजी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसका फेमस नाम क्या है, कोपरा। अब देखिए ये जो सिस्टम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, इसका जो जुडिशरी सिस्टम है वो 3 टायर में वर्क करता है। ठीक है, अ 3 टायर जुडिशरी सिस्टम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर कोपरा। देखिए वो तीनों लेवल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर कौन आता है, नेशनल लेवल, उसके बाद में स्टेट लेवल और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखते हैं कि जो सबसे छोटा लेवल होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ये 20 लाख तक के केसेस सुन सकता है। ठीक है, कौन से क्लेम, अप टू 20 लैक्स। इसके अलावा इसके ऊपर वाला जो कोर्ट है जो कि स्टेट लेवल पर है, वहाँ पर जो केसेस होंगे वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड लेवल होता है सबसे ऊपर वाला, द केसेस व्हेन द क्लेम्स आर मोर देन 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर वाले जितने भी मामले होते हैं वो नेशनल लेवल के कोर्ट में सुने जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि जो कंप्लेंट्स है उनको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए और लीगल प्रोसीडिंग्स को इजी बनाया जाए। और इस एक्ट का फेमस नाम क्या है, कोपरा। इसके अंतर्गत जुडिशरी सिस्टम को 3 टायर में बनाया गया है। सबसे पहला नेशनल, स्टेट और थर्ड क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तीनों ही लेवल पर क्लेम्स की जो अमाउंट होती है अलग अलग तरीके से डिसाइड की गई है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें, सबसे छोटा लेवल जो है वहाँ पर 20 लाख तक के मामले सुने जाते हैं। अब इसके ऊपर वाले लेवल की बात करें तो वहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ तक वाले मामले, और इसके भी ऊपर वाले कोर्ट की बात करें तो मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से भी ज़्यादा के मामले वहाँ पर सुने जाते हैं। तो ये तो हो गया जुडिशरी सिस्टम। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ आपकी बुक का स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंट्रीब्यूट करता है किसमें, कंज्यूमर मूवमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए। बिल्कुल सही है, कंज्यूमर अगर उपभोक्ता आंदोलन कर रहा है तो उसको इफेक्टिव कौन बना सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि ये कंज्यूमर्स की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इसके अलावा दिस कोर्ट्स अलोंग विद डिसाइडिंग द डिस्प्यूट्स, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कोर्ट्स बनाई गई है, जो हम लोगों ने अभी देखा है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये ना सिर्फ कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है बल्कि कंज्यूमर को गाइड भी करती है कि अगली बार जब आप सामान लेने जाओ तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर वाला, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने कई सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च की है जो कंज्यूमर को अवेयर करती है, कंज्यूमर को जागरूक बनाती है। इसके अलावा सच एज इस्टेब्लिशमेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसके लिए उसने हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इसके अलावा स्कूल्स में कंज्यूमर क्लबों की स्थापना भी करी है। टू ब्रिंग अवेयरनेस टूवर्ड्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स, अवेयरनेस कैंप आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए अलग अलग लेवल्स पर कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कैंप लगाए जाते हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, ताकि कंज्यूमर जागरूक हो सके और अपने अधिकारों और अपने ड्यूटीज़ को, अपने दायित्वों को वो समझ सके। इसके अलावा 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि लोगों में अवेयरनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सही तरीके से टुडे अगर आज हम देखें तो 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आज वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसे कई सारे कंज्यूमर्स हैं जिनका बिहेवियर बहुत अलग है। आज भी वे पक्का बिल लेना पसंद नहीं करते हैं, आज भी वे शॉपकीपर की बात पर यकीन करते हैं। ठीक है, तो उनके इस इनडिफरेंट बिहेवियर के कारण इस तरह के इफ़ेक्टिव और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आज काफ़ी कम है। ठीक है, भले ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन
रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कम है कि जिनको मान्यता मिली हुई है। क्यों, किसकी वजह से? कंज्यूमर के इनडिफरेंट बिहेवियर की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने आता है कंज्यूमर्स राइट, यानी कि उपभोक्ताओं के पास में कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से उनके पास में राइट्स अवेलेबल हैं। तो जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचानो। कुछ अधिकार आपको यहाँ पे हिंदी में दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपकी बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं। राइट टू सेफ्टी, तो सबसे पहला जो राइट है कौन सा है आपके पास में? राइट टू सेफ्टी, यानी कि सुरक्षित उत्पादों का अधिकार। ठीक है, जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स के साथ में आपको दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि सूचित किए जाने का अधिकार, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने लिया है अगर कोई ज़रूरी सूचना है उसके ऊपर जो फॉलो करना ज़रूरी है कंज्यूमर के द्वारा, तो प्रोड्यूसर या सेलर की जवाबदारी बनती है कि वो आपको उसकी जानकारी पूरी दे। ठीक है, तो सूचित किए जाने का अधिकार है आपके पास में। इसके अलावा राइट टू चूज़, यानी कि मान लीजिए आप बाज़ार में कोई मोबाइल परचेस करने के लिए जा रहे हैं, आपके माइंड में एक कंपनी पहले से ही सेट है कि मुझे ये मोबाइल ख़रीदना है, लेकिन सामने वाला सेलर आपको किसी और प्रोडक्ट को बाई करने के लिए फोर्स कर रहा है कि नहीं आप इस कंपनी का नहीं इस कंपनी का खरीदें, तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा अधिकार है? राइट टू चूज़, यानी कि आपके प्रोडक्ट को चूज़ करने का अधिकार आपके पास में है। इसके अलावा द राइट टू रिड्रेसल, यानी कि जो शिकायत आपने की है उसके निवारण का अधिकार भी है, उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर आता है, सॉरी पॉइंट, राइट टू सेफ्टी। देखिए, दिस इज इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसर्स डेट दे शुड ओबे द रूल्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेगा। ठीक है, सारे रूल्स को क्या करेगा? वो फॉलो करेगा। द रीज़न इज़ इफ़ द प्रोड्यूसर डू नॉट ओबे दिस रूल्स, अगर वो प्रोड्यूसर इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो कंज्यूमर काफ़ी बड़ी रिस्क का सामना करना पड़ेगा उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेशर कुकर देयर इज़ अ सेफ्टी वॉल्व, यानी कि जो प्रेशर कुकर होता है और उसके ऊपर जो एक सेफ्टी वॉल्व होता है उसको बिल्कुल उसकी जो क्वालिटी है बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। वो अगर उसकी क्वालिटी में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ प्रोड्यूसर ने किया है तो कंज्यूमर की जान का खतरा भी उसमें हो सकता है, एक बड़े एक्सीडेंट की संभावना उसमें हो सकती है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेफ्टी वॉल्व शुड बी द हाई क्वालिटी, जो सेफ्टी वॉल्व है वो हाई क्वालिटी का बना होना चाहिए। इफ़ द मैन्युफैक्चरर डू नॉट डू दिस, अगर मैन्युफैक्चरर्स ऐसा नहीं करता है तो कंज्यूमर कैन टेक हेल्प ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन लॉ, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था वो कंज्यूमर उसकी हेल्प ले सकता है और पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या इस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इसके अलावा कौन सा अधिक? पॉइंट नंबर 2, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। देखिए, जब हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ज़रूरी या स्पेशल इन्फॉर्मेशन उस पैकेट के ऊपर लिखी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि उस प्रोडक्ट का बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एड्रेस। इसके अलावा अगर हम कोई मेडिसिन परचेस करते हैं तो उस मेडिसिन को यूज़ करने का डायरेक्शन पूरा उसके ऊपर मेंशन होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके डेंजर्स भी सारे उसके ऊपर क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर इस पेस्ट की अगर हम बात करें तो ये किस उम्र तक के व्यक्तियों को इसे यूज़ करना चाहिए, इसका डायरेक्शन इसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए इसे जूम करके देखते हैं। देखिए, 7 साल के कम बच्चे इसे तभी यूज़ कर सकते हैं जब डेंटिस्ट या फिजिशियन इसके बारे में अलाउ करता है तो। ठीक है, बाकी ये उस कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको यूज़ करना है या नहीं करना है। कंपनी को जो मेन वार्निंग देना थी वो उसने यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा वेन वी परचेस क्लॉथ्स वी शुड हैव द वॉशिंग डायरेक्शन। देखिए, जब हम कोई कपड़े खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसका वॉशिंग डायरेक्शन होता है कि इसे किस तरह के पानी में वॉश करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको मेंशन किए हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज कंज्यूमर हैव बीन गिवन राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना जरूरी क्यों है? क्योंकि यह हमारा हमारा अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर? इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स एंड सर्विसेज विच दे गेट फ्रॉम द सेलर, हम सेलर से जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और जो भी सर्विस हम उससे ले रहे हैं तो उसके रिगार्ड से जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारे पास में होना चाहिए। इसके अलावा 2005 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस एक्ट में क्या होता है? ये जो लॉ है ये प्रोवाइड करता है द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, कि हमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है
अबाउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑल एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। किस एक्ट के तहत? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। द कंज्यूमर ऑल्सो हैव राइट टू गेट द कंज्यूमर एजुकेशन। इसके अलावा कंज्यूमर के पास में ये भी राइट है कि वो कंज्यूमर एजुकेशन को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड खत्म होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, राइट टू चूज, यानी कि कंज्यूमर के पास में यह अधिकार है कि वो किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज को क्या कर सके? बाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं और जो गैस डीलर है वो आपसे कहता है कि साथ में आप बर्नर भी इसका खरीदो, ठीक है, जबकि आपको केवल कनेक्शन लेना है, आपको बर्नर नहीं खरीदना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बट यू वॉन्ट टू बाय द गैस कनेक्शन ओनली, ठीक है, यानी कि आप केवल गैस कनेक्शन ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन सेलर आपसे कहता है, वो डीलर कहता है कि इसके साथ में आप इसका बर्नर भी खरीद लो। एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ बर्नर, लेकिन आपकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि आपको बर्नर चाहिए, क्योंकि आपके पास में बर्नर ऑलरेडी है। इन दिस सिचुएशन योर राइट टू सिलेक्शन इज़ नॉट फॉलोड। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो अधिकार आपको मिला है, चुनने का अधिकार, यानी कि राइट टू चूज, वो फॉलो हो ही नहीं रहा है। द रीज़न इज डेट द सेलर, इसका रीज़न क्या है कि सेलर आपको प्रेशराइज कर रहा है, यहाँ पर प्रेशराइज कर रहा है कि यू टू बाई डेट थिंग, यानी कि आप वो चीज़ खरीदो जो आप नहीं खरीदना चाहते हो। इन दिस सिचुएशन यू कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर, आप यहाँ पर सेलर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आ गया राइट टू चूज समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर फोर, राइट टू रिड्रेसल, यानी कि कंज्यूमर के पास में ये राइट है कि उसकी शिकायत का निवारण जरूर होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। द कंज्यूमर हैव राइट टू रिड्रेसल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसका शोषण हुआ है, तो उसके पास में ये अधिकार है कि उसकी शिकायत सुनी जाए और उसका समाधान भी किया जाए। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम मैथ्यू है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है अपने टॉन्सिल के इलाज के लिए। अब यहाँ पर ईएनटी सर्जन क्या है, वो सामान्य बेहोशी की दवा देकर उसके टॉन्सिल को रिमूव करने की कोशिश करता है, बट सामान्य बेहोशी के कारण उसमें मेंटल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो मैथ्यू है वो ज़िंदगी भर के लिए हैंडीकेप्ड हो जाता है। अब यहाँ पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी ने ये पाया कि हॉस्पिटल अपनी गलती पर है, उसने इलाज को ठीक तरीके से नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल के ऊपर कंपनसेशन का चार्ज लगाया। दस इट इज़ क्लियर डेट इफ़ अ कंज्यूमर, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर कंज्यूमर को कोई लॉस होता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम ऑफ लॉस ऑफ द कंज्यूमर हैज़ अ राइट, तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास में ये राइट है कि वो अपनी शिकायत करे और अपनी शिकायत का समाधान भी पाए, ठीक है। तो ये है आपका राइट टू रिड्रेसल। ये रहा मैथ्यू का एग्जाम्पल आपके सामने। नाउ ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स, देखिए हम लोगों ने अभी अधिकारों के बारे में देखा, राइट्स के बारे में देखा, अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर की ड्यूटीज़ क्या होती है। बिल्कुल सही है, देखिए गवर्नमेंट अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही है कि कंज्यूमर्स में अवेयरनेस आ सके, कंज्यूमर बिल्कुल ऐसा बन जाए कि कोई प्रोड्यूसर या सेलर उसको चीट ना कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, कई सारे रूल्स बना दिए। लेकिन कंज्यूमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर कंज्यूमर्स की क्या ड्यूटीज़ है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है टू टेक बिल, रिसिप्ट, गारंटी कार्ड्स एंड प्रिजर्व देम केयरफुली। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसका पक्का बिल, उसकी रिसिप्ट, उसका गारंटी या वारंटी कार्ड जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व यानी कि संभाल कर रखें, क्योंकि भविष्य में अगर उस प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो इस बिल की हेल्प से ही आप उस पर लीगल एक्शन ले पाएंगे। पॉइंट नंबर टू इंक्रीज और डिक्रीज द कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। देखिए कमोडिटी की सप्लाई के अकॉर्डिंग ही आपको उस प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ाना या घटाना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, टू हैव द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। इसके अलावा टू डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड स्मगलिंग। अगर आप आज ब्लैक में कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करना है, उसे रोकने की कोशिश करना है, स्मगलिंग को रोकना है। अगर ये रुकेगा तभी कंज्यूमर सही तरीके से अपना प्रोडक्ट परचेस कर पाएगा, ठीक है, और अपनी सेविंग अच्छे से कर पाएगा।
नाउ पॉइंट नंबर 5, वन मस्ट कंप्लेन अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम वेदर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में बी लेस। देखिए, अगर प्रोडक्ट की प्राइस चाहे जो भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, अगर उसमें कोई खराबी निकलती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको उस सेलर के खिलाफ, प्रोड्यूसर के खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस सेलर की, प्रोड्यूसर्स की चीटिंग टेंडेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं और फर्दर भविष्य में वो किसी और के साथ में क्या करेगा, उसे चीट करेगा। ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइस ना देखें, कम है तो भी उसके खिलाफ आप कंप्लेन करें। ठीक है, यही क्या है, आपकी ड्यूटीज़ है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, आप मार्केट से जो भी गुड्स खरीदें, आप प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड मार्का देखकर ही खरीदें। ठीक है, एक मार्क खरीद रहे हैं तो ये साइन उस पर होना चाहिए। ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो इस तरह का मार्क उस पर होना चाहिए। ठीक है, फूड प्रोडक्ट के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, तो सभी के लिए अलग अलग मार्क, स्टैंडर्ड मार्क यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। तो इनको देखने के बाद ही उस प्रोडक्ट को आप परचेस करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो लगता है शेयरेबल है, नॉलेजेबल है, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।